डियर स्टूडेंट, तो कैसे आप लोग आरबीएसई यानी कि राजस्थान बोर्ड का पेपर आने वाला है इकोनॉमिक्स का। लगभग सारे ही बोर्ड में इकोनॉमिक्स का पेपर कंप्लीट हो चुका है, सीबीएसई का रह चुका है, लेकिन उससे पहले राजस्थान बोर्ड का पेपर होना है। तो राजस्थान बोर्ड का पेपर कैसे होगा, किस तरह का पैटर्न होने वाला है इस बार, उन सब चीज़ों की बात करेंगे। साथ ही साथ कुछ ऐसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो आपके लिए इंपॉर्टेंट हो सकता है, उसके साथ मैंने एक सैम्पल पेपर तैयार किया है। मैंने कहा ये ऑफिशियल सैम्पल पेपर है, उसका सॉल्यूशन मैंने तैयार किया है ताकि आप एग्जाम में क्या लिखेंगे, कैसे लिखेंगे, कितना लिखेंगे ये समझ सके। क्योंकि राजस्थान बोर्ड भी सबसे अच्छी बात यह है कि राजस्थान बोर्ड में एमसीक्यूज भी आते हैं, यहाँ पर फिल इन द ब्लैंक्स भी आते हैं, यहाँ पर 1 मार्क वाले भी क्वेश्चन होते हैं, यहाँ पर 2 मार्क वाले भी क्वेश्चन होते हैं, क्वेश्चनों के बीच में वेरियस ऑप्शन भी होते हैं। यानी कि यहाँ पर बच्चों के लिए एक परफेक्ट क्वेश्चन पेपर तैयार होता है जिसमें न्यूमेरिकल क्वेश्चंस भी होते हैं और जिसमें निबंधात्मक क्वेश्चन भी होते हैं। उन सभी क्वेश्चन का ताना वाना लेके ये सैम्पल पेपर आपको दिया गया है 2025 के पेपर के लिए, ताकि आप अपने पेपर को अच्छे तरीके से सॉल्व कर सके, अच्छे से लिख सके और अच्छे से मार्क्स ले सके। अगर आपको अपने कंप्लीट क्वेश्चन पेपर को समझना है तो वीडियो को लास्ट तक देखिएगा, बिल्कुल स्किप नहीं करना है। समझ में आ गया ना? तो सबसे पहले मैं बताऊंगा कि राजस्थान बोर्ड में क्वेश्चन पेपर का एक्चुअल में पैटर्न कैसा होता है, क्वेश्चन कितने होते हैं, कहां से कितने कितने क्वेश्चन होते हैं, किस तरह के क्वेश्चन आते हैं, उसकी जिसको बोलते हैं ब्लूप्रिंट। तो आज मैं आपको सबसे पहले ब्लूप्रिंट की बात करूंगा, किस तरह का क्वेश्चन पेपर होता है। तो ब्लूप्रिंट की बात करते हैं, सबसे पहले जो क्वेश्चन तैयार होते हैं जिसमें आपके पास सबसे पहला होता है एमसीक्यूज। कैसे क्वेश्चन होते हैं? एमसीक्यूज होते हैं प्लस फिलअप वाले क्वेश्चन होते हैं, और ये क्वेश्चन होते हैं टोटल 18। हर एक क्वेश्चन 1 नंबर का होता है, यानी कि टोटल मिला के आपको 18 मार्क्स यहाँ पर होते हैं। एमसीक्यूज के 12 क्वेश्चन और फिल इन द ब्लैंक्स के आते हैं 6 क्वेश्चन। ठीक है, उसके बाद होते हैं अति लघु उत्तरात्मक प्रश्न, यानी कि यहां पर आपको 1 नंबर वाले 1 शब्द प्रश्न मिलेंगे और ये क्वेश्चन होंगे आपके 12, हर एक क्वेश्चन 1। और ये ऐसे क्वेश्चन हैं जिनके आंसर या तो आपको 1 शब्दों में लिखना है या फिर 1 सेंटेंस में लिखना है, ठीक ना, 1 वाक्य या फिर 1 शब्दों में। उसके बाद आता है आपका लघुत्तरात्मक प्रश्न। लघुत्तरीय प्रश्न का मतलब होता है ये क्वेश्चन आते हैं, आपके प्रश्नों की संख्या होती है 13, हर एक क्वेश्चन आपके 2-2 नंबर वाले होते हैं। ठीक है, उसके बाद होते हैं दीर्घ उत्तरीय प्रश्न जो कि होते हैं 4, निबंधात्मक प्रश्न जो कि होते हैं 3 और ये 4 नंबर वाले होते हैं, जिनको लॉन्ग लिखना है, लंबा। हालांकि यहां पर पैटर्न थोड़ा सा पहले, ये कुल अंक प्रतिशत 100 हुआ और टोटल मार्क्स आपके हो जाते हैं कितने? 80। टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन होते हैं कितने? 50। 5 टाइप के क्वेश्चन हो जाते हैं। कौन से? एमसीक्यूज, फिल इन द ब्लैंक्स, वेरी शॉर्ट, शॉर्ट, लॉन्ग और वेरी लॉन्ग। इन क्वेश्चनों को ताना वाना लेते हुए अब बात करेंगे किस चैप्टर से कितने क्वेश्चन आते हैं। समष्टि अर्थशास्त्र के लगभग 10-8 नंबर के क्वेश्चन आते हैं। मुद्रा एवं बैंकिंग वाले से 8 नंबर के क्वेश्चन आते हैं। आय और रोजगार से 8 नंबर के क्वेश्चन आते हैं। सरकारी बजट अर्थव्यवस्था से 8 नंबर वाले क्वेश्चन आते हैं। खुली अर्थव्यवस्था से 8 नंबर, यानी कि आपका जो पहला पार्ट होता है मैक्रो इकोनॉमिक्स पार्ट 1, उसमें हर एक चैप्टर से 8-8 नंबर के क्वेश्चन आते हैं। शॉर्ट लॉन्ग सब मिक्स करके बात कर रहे हैं। उसके बाद व्यष्टि अर्थशास्त्र की बात करते हैं। व्यष्टि अर्थशास्त्र का पहला चैप्टर व्यष्टि अर्थशास्त्र का परिचय, वो 6 नंबर का है। उपभोक्ता के व्यवहार का सिद्धांत, जिसमें उपयोगिता और मांग दोनों पॉइंट है, जो 10 नंबर का है। उसके बाद उत्पादन और लागत दोनों मिला के 10 नंबर का है, उत्पादन से 5 नंबर का, लागत से 5 नंबर का। पूर्ण प्रतिस्पर्धा की स्थिति, फर्म का सिद्धांत 8 नंबर का, और प्रतिस्पर्धा रहित बाजार से आता है 6 नंबर का। टोटल हो गए 80 नंबर। ये आपका पैटर्न है। अब इसी पैटर्न पे बेस्ड जो सैम्पल पेपर आया है आपके आरबीएसई बोर्ड का, राजस्थान बोर्ड की तरफ से आपके 2025 का पेपर सॉल्व करने के लिए आपको ध्यान रखना है, सबसे पहले आपको ध्यान रखना है कुछ सामान्य निर्देश, जनरल इंस्ट्रक्शंस दिए होते हैं, उसको पढ़ना है। आपको क्वेश्चन पेपर सॉल्व करने के लिए 3 घंटे मिलेंगे, 15 मिनट मिलेंगे क्वेश्चन पेपर को क्या करने के लिए? पढ़ने के लिए। और क्वेश्चन पेपर टोटल होगा आपका 80 नंबर का। तो ये होगा आपका क्वेश्चन का पैटर्न। अब बात करेंगे टोटल क्वेश्चंस की कैसे होते। सबसे पहला खंड अ, 4 खंड होते हैं, अ, ब, स और द। ठीक है, पहला खंड में होगा आपका बहुविकल्पीय प्रश्न का पहला, यानी कि एमसीक्यूज क्वेश्चन। उसके बाद इसी में दूसरा क्वेश्चन बनेगा आपका फिल इन द ब्लैंक्स, वस्तुनिष्ठ प्रश्न में आता है। एमसीक्यूज क्वेश्चन यहां पर होते हैं आपके कितने? टोटल 18। तो कौन कौन से क्वेश्चन है वो देखिए। सबसे पहले द जनरल थ्योरी ऑफ एम्प्लॉयमेंट इंटरेस्ट एंड मनी पुस्तक का प्रकाशन कब हुआ?
तो जनरल थ्योरी ऑफ एम्प्लॉयमेंट इंटरनेशनल मनी पुस्तक का प्रकाशन हुआ 1936 में। आपको याद रखना ये सब चीजें, ध्यान में रखना, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। निम्नांकित में से समष्टि अर्थशास्त्र की विषय वस्तु कौन सी नहीं है? समष्टि अर्थशास्त्र जिसके अंतर्गत समग्र अर्थव्यवस्था का अध्ययन किया जाता है, सामान्य कीमत स्तर समग्र से जुड़ा हुआ है, उपभोक्ता का संतुलन व्यष्टि अर्थशास्त्र से जुड़ा हुआ है, तो पर राइट आंसर होगा बी। ओके, तो ध्यान रखना है, आपको क्वेश्चन को अच्छे से पढ़ना है। निम्नलिखित में से नकदी विहीन लेन देन का हिस्सा नहीं है, इसमें से कौन सा है जिसमें कैश नकदी विहीन लेन देन हिस्सा नहीं? इसमें से कौन सा है मतलब जिसमें कैश लेन देन होता है? देखिए, ई वॉलेट में कैश नहीं होता है, स्मार्टफोन द्वारा कैश नहीं होता है, नेशनल फाइनेंशियल स्विच कैश नहीं होता है। इसका मतलब हमारा ऑप्शन होगा इनमें से कोई नहीं। क्वेश्चन नंबर 4, मुद्रा गुणक का सूत्र क्या है? मुद्रा गुणक यानी कि के, और के इक्वल टू 1 अपॉन होता है CRR, या फिर 1 अपॉन LRR, या फिर 1 अपॉन ओनली R। इसमें से कौन सा है? देखिए ऑप्शन नंबर ए जो इस फॉर्मूले को पूरा कर रहा है। नेक्स्ट, यदि सीमांत उपभोग प्रवृत्ति 0.8 है तो सीमांत बचत प्रवृत्ति, अगर आपके पास सीमांत उपभोग प्रवृत्ति यानी कि MPC गिवन है, तो अगर आपसे MPS पूछा गया है तो फॉर्मूला होता है 1 माइनस MPC। तो 1 में से 0.8 को माइनस कर देंगे, आंसर बचेगा 0.2, तो राइट आंसर इज सी 0.2। निवेश का अनुमानित या नियोजित मूल्य कहलाता है, अनुमानित या नियोजित, एक्सपेक्टेड, ठीक है, यानी कि एक्सपेक्टेड इन्वेस्टमेंट क्या कहलाता है? इसको बोलते हैं प्रत्याशित निवेश, क्योंकि निवेश की बात कर रहे हैं तो उसको बोलते हैं प्रत्याशित निवेश, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट, निम्नांकित में से कागजी कर का उदाहरण क्या है? कागजी कर मतलब ऐसे कर जो वास्तव में डेली लिखे नहीं जाते हैं लेकिन कागज में दर्शाए जाते हैं, तो कागजी कर का उदाहरण है ऑप्शन नंबर डी, उपहार कर। सरकार समस्त मांग में वृद्धि करने के लिए निम्नांकित में से किस उपाय को काम में लेती है? समस्त मांग का मतलब यहां पर हुआ एग्रीगेट डिमांड, यानी कि समग्र मांग की बात कर रहे हैं कि अगर समग्र मांग को बढ़ाना है, एग्रीगेट डिमांड को बढ़ाना है, तो सरकार क्या करेगी? करों में वृद्धि करेगी, करों में कटौती करेगी, अंतरण में कटौती करेगी, सरकारी व्यय में कटोगी। सबसे ध्यान में रखना, मांग तभी बढ़ेगा जब लोगों के पास पैसे होंगे, लोगों के पास पैसे तभी होंगे जब लोगों के टैक्स के ऊपर छूट मिलेगी, यानी कि ऑप्शन नंबर बी, करों में कटौती करने के बाद। नेक्स्ट, निम्नांकित में से चालू खाते की मद है। देखिए, चालू खाते की मद का मतलब यहां पर पूछा गया, ये बीओपी वाले चैप्टर से, बैलेंस ऑफ पेमेंट, ठीक है, अंतरण, निवेश, मुद्रा, बंद पत्र। चालू खाता जिसमें डेली टू डेली लिखे होते हैं, जिससे दीर्घकालीन चीजें शामिल नहीं होती है, तो यहां पर जो अंतरण होता है ये चालू खाते की मद है, जबकि ये सारे तीनों के तीनों किससे जुड़ा हुआ है? ये तीनों की जुड़ा हुआ है कैपिटल से, ठीक है। नम्र या तैरती विनिमय दरों के अंतर्गत विनिमय दर में वृद्धि को क्या कहते हैं? नम्र या तैरती, जिसको बोलते हैं आपको क्या? परिवर्तनशील। परिवर्तनशील विनिमय दरों के अंतर्गत विनिमय दर की वृद्धि को, अगर विनिमय दर बढ़ रहा है तो उसको क्या कहेंगे? अधिमूल्यन, मूल्यह्रास, अवमूल्यन, पुनर्मूल्यन। देखिए, अधिमूल्यन, मूल्यह्रास ये दोनों ही विनिमय दर के तैरती से जुड़ा हुआ है, जबकि अवमूल्यन होना ये जो है स्थिर विनिमय दर से जुड़ा हुआ है। तो विनिमय दर में वृद्धि हो रही है तो उसको बोलेंगे अधिमूल्यन। क्या बोलेंगे? अधिमूल्यन। ध्यान रखिएगा, ये दोनों जुड़ा हुआ स्थिर विनिमय दर से, ये दोनों जुड़ा हुआ है परिवर्तनशील या नम्र विनिमय दर से। एक बढ़ना है तो अधिमूल्यन, घटता है तो मूल्यह्रास। एक चीज को ध्यान में रखना है, आवश्यकताओं की तुलना में संसाधन कैसे होते हैं? हमारी आवश्यकता असीमित होती है लेकिन संसाधन हमेशा कैसे होते हैं? सीमित होते हैं। मिश्रित अर्थव्यवस्था का उदाहरण दीजिए। मिश्रित अर्थव्यवस्था का उदाहरण इन सब में कौन सा है? आपको भी पता होना चाहिए, भारत है, जबकि ब्रिटेन, चीन, रूस, ब्रिटेन और जो रूस है पूंजीवादी अर्थव्यवस्था है, चीन जो है समाजवादी अर्थव्यवस्था है, और भारत जो है पूंजीवादी अर्थव्यवस्था का मिश्रित रूप है, जिसको बोलते हैं मिश्रित अर्थव्यवस्था। रैखिक मांग के मध्य बिंदु पर मांग की लोच कैसी होगी? अगर रैखिक मांग वक्र के मध्य बिंदु की बात करती हैं, मांग की लोच हमेशा इकाई के बराबर होती है, ED = 1। निम्नांकित में से वस्तु की मांग के निर्धारक है। वस्तु की मांग का निर्धारण करने वाले कौन है? मतलब वस्तु की मांग के निर्धारक, जब हम वस्तु को खरीदने जाएंगे कौन कौन सी चीजें वस्तु की मांग को प्रभावित करती हैं? वस्तु की कीमत, बिल्कुल हम वस्तु की कीमत देखते हैं। उपभोक्ता की आय ज़्यादा होगी, मांग ज़्यादा हो जाएगी। उपभोक्ता की डिमांड, सब बिल्कुल। तो हमारा राइट आंसर है उपरोक्त सभी।
कुल स्थिर लागत निर्गत से क्या होती है? निर्गत का मतलब क्या होता है? यहां पर निर्गत का मतलब होता है आउटपुट, या फिर हम कहें ठीक है उत्पादन। कुल स्थिर लागत आउटपुट से मतलब उत्पादन बढ़ने से स्थिर लागत में परिवर्तन होगा या नहीं होगा, निर्भर है या नहीं है। तो कुल स्थिर लागत हमेशा क्या होता है? स्वतंत्र होता है, इसका उत्पादन से कोई भी प्रभाव नहीं पड़ता है। उत्पादन बढ़े या घटे, स्थिर लागत जैसा है उतना ही रहेगा अल्पकाल में। सीमांत लागत वक्र का आकार कैसा होता है? जब भी हम सीमांत लागत वक्र बनाएंगे, MC वक्र, वो कुछ इस तरह से बनता है। कैसा बना? ये बना हमारा किस आकृति का? U आकृति का, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट, पूर्ण प्रतिस्पर्धा बाजार में वस्तु की कीमत का निर्धारण कौन होता है? पूर्ण प्रतिस्पर्धा बाजार में वस्तु का निर्धारण फर्म करता है, क्रेता करता है, उद्योग करता है या विक्रेता करता है? पूर्ण प्रतिस्पर्धा में फर्म का निर्धारण किसके द्वारा होता है? वस्तु की मांग और पूर्ति के द्वारा। और मांग और पूर्ति जहां पर जब इकट्ठा होता है तो उसको बोला जाता है उद्योग के द्वारा। क्या बोलते हैं? उद्योग के द्वारा। सामान्य लाभ की स्थिति कब होती है? सामान्य लाभ की स्थिति तब होती है जब उपभोक्ता का, उत्पादक का कुल आगम और कुल लागत आपस में क्या हो जाए? बराबर हो जाए। आप MCQs की बात करेंगे। 18 MCQs हो चुका है। अब हम 6 जो है फिल इन द ब्लैंक्स की बात करेंगे। यहाँ पर कोई ऑप्शन नहीं, आपको फिल करना है। सबसे पहले है प्रत्याशित उपभोग निर्भर करता है किस पर? निर्भर उपभोग हमेशा निर्भर करता है आय पर। प्रत्याशित का मतलब होता है जो आय पर निर्भर, जो आय के अनुसार बदलता रहता है। तो यहाँ पर का आंसर होगा प्रत्याशित उपभोग आय पर निर्भर करता है। निर्यात और आयात के अंतर को क्या बोलते हैं? निर्यात और आयात के अंतर को व्यापार शेष बोलते हैं। क्या बोलते हैं? व्यापार शेष भी लिख सकते हैं या फिर हम व्यापार संतुलन भी लिख सकते हैं। मुद्रा विनिमय का है क्या है? मुद्रा विनिमय का माध्यम है। क्या चीज है बेटा? माध्यम। अवसर लागत को भी कहते हैं, अवसर लागत का दूसरा नाम, अवसर लागत को आर्थिक लागत भी कहते हैं। क्या बोलते हैं इसको? आर्थिक लागत। कुछ चीजें आपको याद करके रखनी है क्योंकि ये छोटे छोटे क्वेश्चन में आप मनमाना कुछ भी लिख भी नहीं सकते। उत्पादन प्रक्रिया में आगतों को में परिवर्तन करते हैं। कन्वर्ट इनपुट इनटू, उत्पादन की प्रक्रिया, आगत यानी कि इनपुट यानी कि साधन, जो आगत है वो किस में परिवर्तित होते हैं? वो निर्गत में परिवर्तन होते हैं। किस में? निर्गत में, आउटपुट में। पूर्ति वक्र सामान्यतः ढाल के होते हैं। पूर्ति वक्र जब बनाते हैं ये हमेशा नीचे से ऊपर की ओर चढ़ता हुआ होता है। तो ये यहाँ पर होगी पूर्ति, यहाँ पर हो गए आपका कीमत, और यहाँ पर होगी पूर्ति। ये कैसा ढाल है? धनात्मक होता है। तो ये इसको लिखे सामान्यतः कैसा ढाल बोला होता है? धनात्मक लिखेंगे, धनात्मक ढाल के होते हैं। ठीक है, ये 6 MCQ फिल इन द ब्लैंक्स आते हैं। उसके बाद आएंगे आपके क्या कौन से वाले क्वेश्चन? वेरी शॉर्ट। वेरी शॉर्ट का मतलब होता है हर एक क्वेश्चन आपका 1 नंबर का होगा। ये 12 क्वेश्चन होंगे इसके, वेरी शॉर्ट क्वेश्चन होंगे। आपका इसका आंसर कम से कम शब्दों में जाना है। इतना लिखिए ताकि आपका आंसर कंप्लीट हो जाए। जैसे कि यहाँ पर क्वेश्चन दिया हुआ है, समष्टि अर्थशास्त्र में निर्णयकर्ता कौन होते हैं? तो समष्टि अर्थशास्त्र यानी कि समग्र अर्थशास्त्र एक ही बात है। निर्णयकर्ता सरकार, परिवार और फर्म होते हैं। सिंपल, आंसर कंप्लीट हो गया। चालू खाते या बचत खाते की जमाएं क्या कहलाती हैं? मांग जमाएं। चालू खाता और बचत खाता जिसको बोलते हैं मांग जमा, यानी कि डिमांड डिपॉजिट इक्वल टू CC प्लस बचत खाता मतलब SD, सेविंग डिपॉजिट। ठीक है। सीमांत बचत प्रवृत्ति यानी कि MPS, आय में परिवर्तन और बचत में परिवर्तन के बीच के अनुपातिक संबंध को सीमांत बचत प्रवृत्ति कहते हैं। और चाहो तो आप इसका फार्मूला लिख दीजिए, MPS इक्वल टू डेल्टा S अपॉन डेल्टा Y। निर्गत गुणक की गणना का सूत्र लिखिए। निर्गत गुणक यानी कि आउटपुट मल्टीप्लायर, यानी कि जब भी गुणक की बात करते हैं इसका फॉर्मूला होता है K इक्वल टू 1/1 माइनस MPC। सेटेरस परिवास की मान्यता। सेटेरस परिवास का मतलब होता है जब हम कहते हैं ना अन्य बातें स्थिर रहे या अन्य कारकों को स्थिर रखने के बाद, ये जो अन्य कारक है, अन्य सभी साधन स्थिर रहने के बाद इसी को सेटेरस परिवस के नाम से जानते हैं। मतलब हम जिसकी बात करें केवल उसी में परिवर्तन होना चाहिए, उससे रिलेटेड बाकी किसी में भी परिवर्तन नहीं होना चाहिए। भारत में वित्तीय वर्ष की समयावधि क्या है? जब हम भारत की वित्तीय वर्ष कहते हैं तो ये है 1 अप्रैल से लेकर 31 मार्च। खुली अर्थव्यवस्था किसे कहते हैं?
खुली अर्थव्यवस्था एक ऐसी अर्थव्यवस्था होती है जहां पर शेष के साथ ओपन तरीके से आयात निर्यात किया जाता है, अंतर्राष्ट्रीय व्यापार होता है, शेष विश्व के साथ पूरी तरीके से हम ओपनली ट्रेड करते हैं, उसे खुली अर्थव्यवस्था के नाम से कहते हैं। बाकी इसका आंसर आप अपने हिसाब से 1 लाइन 2 लाइन में लिखिए। किसान द्वारा प्रयुक्त किसी एक साधन का नाम कीजिए। किसान द्वारा जो प्रयुक्त किया जाए सबसे बड़ा साधन कौन सा है? भूमि। और भूमि को ध्यान रखिएगा क्या बोलते हैं? प्रकृति की देन भी बोला जाता है। अनाधिमान वक्र का रेखा चित्र बनाइए। यहाँ पर एक टर्म आया अनाधिमान वक्र, ये कई बार आपके बोर्ड एग्जाम में आ चुका है। अनाधिमान वक्र को हम तटस्थ वक्र के नाम से भी जानते हैं, तटस्थ वक्र, या फिर इसको उदासीनता वक्र के नाम से भी जाना जाता है। कंफ्यूज नहीं होना है, हो सकता है अलग अलग नामों से आ जाए। अनाधिमान वक्र क्या होता है? दो वस्तुओं के वो सभी संयोग जिस पर उपभोक्ता उदासीन रहता है, तटस्थ रहता है और सबसे समान संतुष्टि की प्राप्त करता है, उसे अनाधिमान वक्र या फिर तटस्थ वक्र के नाम से जानते हैं। और ये वक्र कुछ इस तरह से बनता है। अल्पकाल को परिभाषित कीजिए। अल्पकाल बहुत समय होता है, वो अति अल्पकाल होता है जहां पर हम उत्पादन के सभी साधनों को परिवर्तित नहीं कर सकते, अर्थात उत्पादन के कुछ साधन स्थिर होते हैं, केवल कुछ ही साधनों को परिवर्तन किया जाता है। मांग में दाईं ओर शिफ्ट से संतुलन कीमत में क्या परिवर्तन होगा? यह है संतुलन कीमत, यह है मांग वक्र और यह है पूर्ति वक्र, यह है कीमत और यह है मांग की मात्रा। कह रहा है अगर मांग दाईं ओर शिफ्ट हो जाता है, दाईं ओर शिफ्ट हो गया ये, तो क्या हो गया? संतुलन कीमत में वृद्धि हो जाती है। तो संतुलन कीमत में वृद्धि हो जाएगी। संप्राप्ति से आपका क्या अभिप्राय? संप्राप्ति रेवेन्यू, आगम भी बोलते हैं इसको, क्या बोलते हैं इसको? आगम या आय, रेवेन्यू। बिक्री से प्राप्त राशि को आगम कहते हैं, संप्राप्ति कहते हैं या फिर आय कहते हैं। ये है आपके 12 वेरी शॉर्ट। अब जो क्वेश्चन है 2 नंबर वाले होंगे। 2 नंबर वाले आपके एग्जाम में 10 क्वेश्चन आएंगे। कितने क्वेश्चन आएंगे? 10। 10 दूनी 20 नंबर। बिल्कुल राजस्थान बोर्ड में क्वेश्चन पेपर जो ना बड़ा लॉजिकल होता है, बड़ा कॉन्सेप्चुअल होता है। पहले 1 नंबर वाले हो गए, एक एक लाइन में लिख दीजिए। 2 नंबर बोले, 2 नंबर के 2 3 से 4 लाइन में लिखने, उससे ज़्यादा नहीं पढ़ना। डायग्राम बनाना है बना दीजिए, ठीक है। फिर 3 नंबर वाले होंगे, फिर 4 नंबर वाले होंगे, मतलब आपको बहुत ज़्यादा नहीं लिखना है। तो खंड व की बात करते हैं। यहाँ पर आपको मिलेंगे लघु उत्तरात्मक प्रश्न, हर एक क्वेश्चन 2 नंबर का। इसका आंसर आपको लिखना है करीब 30 से 40 शब्दों में। ध्यान रखना उससे ज़्यादा नहीं होना चाहिए। बात है सरल अर्थव्यवस्था में आय के वार्तुल प्रवाह का मॉडल बनाइए। सरल अर्थव्यवस्था की देखिए, सरल अर्थव्यवस्था मतलब जहां पर हम केवल और केवल बिजनेस यानी कि फर्म की बात करते हैं। यहाँ पर आप फर्म लिख सकते हैं और यहाँ पर आप परिवार लिख सकते हैं, ठीक है। अर्थव्यवस्था के विभिन्न क्षेत्र आपस में एक दूसरे से संबंधित रहते हैं, अतः अर्थव्यवस्था के विभिन्न क्षेत्रों की मत पारस्परिक संबंधों के कारण आय उत्पादों का एक दूसरे क्षेत्र के साथ जो है आदान प्रदान होता है, जिसे चक्रीय प्रवाह के नाम से जानते हैं। जैसे परिवार और फर्म के बीच में वस्तु और सेवाओं का आदान प्रदान होता है। इसको कंप्लीटली लिखिए, मॉडल बना दीजिए। 1 नंबर आपको इसके लिए मिल जाएगा, 1 नंबर आपको इसके लिए नहीं मिल जाएगा। आपके 2 नंबर पक्के कोई नहीं काट सकता। यहाँ पर राजस्थान बोर्ड की सबसे अच्छी बात है कि यहाँ पर न्यूमेरिकल क्वेश्चन भी खूब आते हैं। लगभग 10 नंबर के न्यूमेरिकल क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं और न्यूमेरिकल क्वेश्चन भी बिल्कुल सिंपल टाइप में होते हैं, जैसे यहाँ पर दे रखा है। यदि C = 40 + 0.84y है और I = 10 करोड़ है, तो बताइए समस्त मांग का मूल्य कितना होगा, यानी कि AD कितना होगा, जबकि AD = होता है C + I। अब हमारे पास वैल्यू गिवन है C का, तो C = होता है 40 + 0.84y + I = 10। तो AD की वैल्यू क्या हो गया? यहाँ पर AD की वैल्यू है 40 + 10 यानी कि 50 + 0.84y। देखिए यहाँ पर y की वैल्यू गिवन नहीं है, हमारे पास कोई भी एग्जैक्ट वैल्यू नहीं है, तो हमारा आंसर यहीं पर हो जाएगा। तो AD की वैल्यू क्या है? AD की वैल्यू है 50 + 0.84y। दिस इज अवर आंसर। नेक्स्ट 2 नंबर के क्वेश्चन क्या है? सरकार बजटीय घाटे का वित्त पोषण कैसे करती है? वित्त पोषण कैसे करती है कि कोई भी 2 पॉइंट बताना है, कोई 2 बिंदु देखिए लिखा हुआ है एक एक बिंदु के ऊपर। बजट घाटे का वित्तीय पोषण तब होता है जब अनुमानित सरकारी व्यय अनुमानित सरकारी राजस्व अधिक बढ़ जाता है। ऐसे अंतर को कर की दर बढ़ाकर, पहला पॉइंट हो गया, कर की दर बढ़ाकर या वस्तु और सार्वजनिक उपयोगिता सेवाओं की उच्च कीमत लगाकर पूरा किया जा सकता है, ठीक है।
और दूसरा पॉइंट है घाटे को सरकार के संचित नकदी शेष या बैंकिंग प्रणाली से उधार लेकर भी पूरा किया जा सकता है। आपको 2 पॉइंट बताना था, 2 पॉइंट टू पॉइंट बता दीजिए। मैंने यहाँ पर पॉइंट नहीं लिखा, बट आप लोग पॉइंट टू पॉइंट लिखाएंगे। अदायगी संतुलन और अदायगी संतुलन मतलब भुगतान संतुलन और व्यापार संतुलन में कोई दो भेद बताइए। अगर आपको उनके बारे में पता है कि अदायगी संतुलन वस्तु और सेवाओं दोनों के लेन देन का रिकॉर्ड होता है, जबकि व्यापार संतुलन में केवल वस्तुओं का लेन देन होता है। अदायगी संतुलन में पूंजी हस्तांतरण शामिल होता है, जबकि व्यापार संतुलन में नहीं होता है। 2 मार्क्स में इतना काफ़ी है। स्थिर विनिमय दर की तुलना में तैरती विनिमय दर अच्छी है के पक्ष में कोई एक तर्क दीजिए, कोई एक तर्क दीजिए। मैंने कई सारे लिख दिए ताकि आपको पॉइंट दिक्कत ना हो। तैरती विनिमय दर स्थिर विनिमय तुलना में बेहतर होता है। क्यों? क्योंकि व्यापार संतुलन को समायोजित करने में मदद मिलती है, क्योंकि विदेशी मुद्रा की मांग और आपूर्ति के आधार पर विनिमय दर का निर्धारण होता है, क्योंकि ये इस तरह से निर्धारित होता है। ठीक है, नेक्स्ट, सकारात्मक आर्थिक विश्लेषण से आप क्या समझते हैं? सकारात्मक आर्थिक विश्लेषण का मतलब आर्थिक घटनाओं का वर्णन और व्याख्या करना है। यह आर्थिक विश्लेषण का वह क्षेत्र होता है जो वस्तुस्थिति का अध्ययन करता है। मतलब सकारात्मक आर्थिक विश्लेषण ये बताता है कि किसी कार्य को, किसी समस्या को कैसे सॉल्व करना चाहिए, क्या होना चाहिए की बात करता है सकारात्मक आर्थिक विश्लेषण। अनादिमान मानचित्र किसे कहते हैं? अनादिमान मानचित्र पूछा गया था इससे पहले आपने। अनादिमान मानचित्र जहां पर कई सारे अनादिमान वक्र को शो किया जाता है, मतलब जब कई सारे उदासीनता वक्र को एक साथ शो किया जाएगा, उस मानचित्र को हम अनादिमान मानचित्र के नाम से जानते हैं। आप इस तरह से डायग्राम भी बना दीजिए। पैमाने के प्रतिफल को संक्षेप में स्पष्ट कीजिए। पैमाने का प्रतिफल एक दीर्घकालीन अवधारणा है जहाँ पर दीर्घकाल में उत्पादन के सभी साधनों को परिवर्तन करने से उत्पादन के पैमाने में भी परिवर्तन होता है, जिनकी 3 स्थितियाँ होती हैं: पैमाने के बढ़ते प्रतिफल, पैमाने के स्थिर प्रतिफल और पैमाने के घटते प्रतिफल। अल्पकाल और दीर्घकाल में किस आधार पर भेद किया जा सकता है, समझाइए। अल्पकाल और दीर्घकाल दोनों में अंतर बताना है। अल्पकाल हमारे दैनिक जीवन के छोटे समय को दर्शाता है, जो कुछ हफ्तों या कुछ समय का होता है। दीर्घकाल हमारे जीवन के बहुत बड़े अवधि को बताता है, जो कई सालों का या कई दशकों का होता है। अल्पकाल में उत्पादन के कुछ साधनों को परिवर्तनशील रखकर कुछ को स्थिर होते हैं, कुछ परिवर्तनशील होते हैं, जबकि दीर्घकाल में उत्पादन के सभी साधन परिवर्तनशील होते हैं। 2 पॉइंट बता देना है, 2 नंबर मिल गए आपको। पूर्ण प्रतिस्पर्धा की कोई 2 विशेषताओं का उल्लेख कीजिए। पूर्ण प्रतिस्पर्धा की 2 प्रमुख विशेषताएं: इस बाजार में बहुत सारे खरीदार और बहुत सारे जो है विक्रेता होते हैं, और दूसरा होता है इस बाजार में समरूप वस्तुओं का क्रय विक्रय होता है। ये था आपका 2 नंबर वाले क्वेश्चन। खंड 100, यहाँ पर आपको मिलेंगे 3 नंबर के क्वेश्चन, यानी कि 4 क्वेश्चन होंगे। हर एक क्वेश्चन का जवाब आपको यहाँ पर करीब 50 से 60 शब्दों में देना है, यानी कहने का मतलब ये होता है लगभग आधे पेज का आंसर लिखना है आपको। तो यहाँ पर क्वेश्चन आपको ऑप्शनल मिलेंगे, मतलब आपको एक साथ 2 क्वेश्चन मिलेंगे, दोनों में से किसी एक क्वेश्चन को ही सॉल्व करना है, लेकिन थोड़ा सा डिटेल में लिखना है। जैसे कि यहाँ पर लिखा हुआ है, निम्नांकित परिकल्पनाओं को स्पष्ट कीजिए। आपसे 3 पॉइंट दिया गया है। सकल घरेलू उत्पाद का अर्थ लिखना है, सकल राष्ट्रीय उत्पाद का अर्थ लिखना है, और साधन लागत पर शुद्ध राष्ट्रीय उत्पाद का अर्थ लिखना है। 3 पॉइंट दे रखा है तो अच्छी बात है, आपको ज़्यादा लिखना है। तीनों पॉइंट को 2-2 लाइन में लिखना है। कितने लाइन में? 2-2 लाइन में, क्योंकि हर एक क्वेश्चन आपको, क्योंकि ये 3 नंबर का है, 1 नंबर यहाँ मिलेगा, 1 नंबर यहाँ मिलेगा, 1 नंबर यहाँ मिलेगा। या फिर ये सॉल्व कीजिए या फिर इसका ऑप्शनल वाला सॉल्व कीजिए। अथवा करके लिखा हुआ है, निम्नांकित परिकल्पनाओं को स्पष्ट कीजिए। यहाँ पर भी आपके सामने 3 पॉइंट में है। सकल निवेश क्या है, स्टॉक किसे कहते हैं और प्रवाह किसे कहते हैं। तीनों को 2-2 लाइन में, 1-1 लाइन में एक्सप्लेन कीजिए, क्योंकि तीनों ही पॉइंट आपको 1-1 नंबर का है। सकल निवेश क्या है? सकल निवेश का मतलब किसी निश्चित अवधि के दौरान नई पूंजीगत परिसंपत्तियों या अर्थव्यवस्था में खर्च की गई संपूर्ण राशि को सकल निवेश कहते हैं। स्टॉक क्या है? किसी निश्चित समय बिंदु पर मापी जाने वाली चर की मात्रा। प्रवाह क्या है? किसी निश्चित समय अवधि में मापी जाने वाली चर की मात्रा को प्रवाह कहते हैं। ये तीनों को एक्सप्लेन कर दीजिए, हो गया। फिर क्वेश्चन है, राजस्व प्राप्तियां तथा पूंजीगत प्राप्तियां क्या है, परिभाषित किए। 2 पॉइंट है, राजस्व प्राप्तियां और पूंजीगत प्राप्तियां 2 पॉइंट है। हर एक पॉइंट आपका कितने नंबर का है? 1.5 मार्क्स का है, 1.5 मार्क्स का है। तो दोनों को एक्सप्लेन करना है। राजस्व प्राप्तियां कैसी होती हैं? राजस्व प्राप्तियां वो प्राप्ति होती है जिससे सरकार के दायित्वों में और सरकार के संपत्तियों में कोई भी प्रभाव नहीं पड़ता, ना ही दायित्व बढ़ते हैं ना ही संपत्तियां घटती हैं।
पूंजीगत प्राप्तियां वे प्राप्तियां होती हैं जिससे सरकार के संपत्तियों में या तो कमी आती है या फिर सरकार के दायित्वों में वृद्धि होती है, जिसका उदाहरण है निवेश ऋण, और इसका उदाहरण है जैसे कर हो गया, ठीक है, पेनल्टी हो गया, यानी कि फीस हो गई, ये सब इसके उदाहरण है। उदाहरण जरूर लिखा कीजिए जहां तक पॉसिबल है। देखिए मैंने जितने भी आंसर लिखे हैं बहुत ज़्यादा नहीं लिखे हैं, लेकिन पॉइंट टू पॉइंट लिखे हैं, इसलिए ज़्यादा लगता है। राजस्व व्यय और पूंजीगत व्यय ये आपका बजट वाले चैप्टर से, यहाँ पर भी दोनों के बारे में दो दो लाइन में लिख देंगे और ये आंसर आपका कंप्लीट हो जाएगा, क्योंकि 1.5 मार्क्स का है तो बहुत लंबा तो लिखना नहीं है। यहाँ पर क्वेश्चन न्यूमेरिकल टाइप में आ गए, जैसे मैंने राजस्थान बोर्ड में न्यूमेरिकल क्वेश्चन आते हैं अच्छे खासे, तो आपको ध्यान रखना है ये चैप्टर जो है किसका है। मान लीजिए 5 प्रति केले के भाव पर एक उपभोक्ता 15 केले खरीदता है। जब कीमत 7 प्रति केले हो तो उसकी मांग घटकर 12 केले हो जाती है, तो मांग की कीमत लोच ज्ञात कीजिए। अगर मांग की कीमत लोच निकालना है तो सबसे पहले आपको इसका एक छोटा सा चार्ट बनाना है, जहां पर वस्तु की कीमत दिया हुआ है और एक तरफ दे रखा है मांग की मात्रा। ठीक है, कीमत कितनी है, 5 रुपये होने पर मांगी जा रही कितनी मात्रा, 15 केले। ठीक है ना, जब कीमत बढ़ के कितनी हो जा रही है, 7, तो मांगी जा रही कितनी यूनिट, 12 केले। कि मांग कीमत के बढ़ने से मांग की मात्रा कमी होती है। तो यहां पर इस क्वेश्चन को अगर सॉल्व करना है तो आपको फॉर्मूला अप्लाई करना पड़ेगा, ED इक्वल टू डेल्टा क्यू अपॉन क्यू मल्टीप्लाई बाय पी अपॉन डेल्टा पी। इस फॉर्मूले का, इस फॉर्मूले के अकॉर्डिंग हमें चाहिए डेल्टा क्यू, मतलब मात्रा में परिवर्तन कितना हुआ डेल्टा क्यू, 12 माइनस 15 यानी कि माइनस का 3, क्योंकि कमी हो रही है तो माइनस का निशान लगाएंगे। फिर हमें चाहिए क्यू कितना है, पुराना वाले कीमत यानी कि ये 15 है। फिर हमें चाहिए डेल्टा पी कितना हो गया यहाँ पर 7 माइनस 5 यानी कि 2, और p इक्वल टू कितना है 5। अब इस वैल्यू को उठा के इस फार्मूले में रखिए, फार्मूले रखेंगे तो ED इक्वल टू कितना हो गया डेल्टा क्यू यानी कि माइनस का 3, क्यू यानी कि 15 मल्टीप्लाई p यानी कि 5 और डेल्टा p कितना है 2। 5 का 5, 5 3 15 हो गया, ये हो गया 3 से 3 कट गया, ये हो गया माइनस का 1, तो कितना हो गया माइनस का 1/2 यानी कि आंसर आ जाएगा आपका 0.5 माइनस का, यानी कि मांग की लोच हमारा कितना है -0.5, ये आंसर होगा। इतना सॉल्व करने के आपके कितने नंबर मिल गए, 3 नंबर मिल गए। या फिर आप दूसरा क्वेश्चन सॉल्व कीजिए। दूसरा क्वेश्चन भी इसी का है, यहाँ पर पूर्ति की लोच पूछा गया है। यहाँ पर वस्तु की कीमत भी दे रखा है, बेचे की मात्रा भी दे रखा है, तो इसके आधार पर सबसे पहले वस्तु की कीमत में कितना परिवर्तन निकाल लो, तो ये हो गया 120 माइनस 100। अच्छी बात है कि वस्तु की मांग की लोच हमेशा माइनस में आता है और पूर्ति की लोच हमेशा प्लस में आता है। ठीक है, यहीं पर डेल्टा क्यू भी निकाल लो, कितना हो जाएगा यहाँ पर 12 माइनस 10 यानी कि 2, तो P कितना है 100 और Q कितना है यहाँ पर 10। फार्मूला क्या था अभी बताया मैंने, चाहे लोच हो, लोच का फार्मूला सेम ही होता है, बस ED की जगह ES लिख देंगे। फार्मूला सेम है, डेल्टा क्यू अपॉन क्यू मल्टीप्लाई बाय P अपॉन डेल्टा P। सबकी वैल्यू को रख देंगे तो हो जाएगा पूर्ति की लोच बराबर डेल्टा क्यू यानी कि 2/Q यानी कि 10, P मतलब 100 और डेल्टा P यानी कि 20। सॉल्व करेंगे कितना जा गया 20 पंजे 100, 5 दूनी 10 यानी कि आंसर आ गया 1, यानी कि पूर्ति की लोच इकाई के बराबर है, दैट इज ES इक्वल टू 1। ये हमारा आंसर हो गया। क्लियर हो गया। अब आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर टेबल फिल करने के लिए आ गया है, ये भी 2 पॉइंट हो गया, टोटल रेवेन्यू और मार्जिनल रेवेन्यू। तो यहाँ पर जब भी हम टोटल रेवेन्यू की बात करते हैं, टोटल रेवेन्यू का फॉर्मूला पता होना चाहिए कि टोटल रेवेन्यू इक्वल टू होता है क्वांटिटी मल्टीप्लाई बाय प्राइस। इस फॉर्मूले का यूज़ करेंगे। यहाँ पर क्वांटिटी और प्राइस दोनों दे रखा है तो मल्टीप्लाई कर दो, तो 10 0 का 0, 10 एकम 10, 10 दूनी 20 और 10 दिया 30। अब इसके बाद मार्जिनल रेवेन्यू पूछा गया है। ठीक है, तो मार्जिनल रेवेन्यू का फॉर्मूला क्या होगा, यहाँ पर मार्जिनल रेवेन्यू इक्वल टू हो जाएगा TRN माइनस 1। जिस यूनिट का हमें निकालना है उस यूनिट के मार्जिनल रेवेन्यू को देखिए। तो यहाँ पर कितना हो गया टोटल 0, तो ये भी 0 हो जाएगा, 10 में से 0 गया 10, 20 में से 10 गया 10, 30 में से 10 गया, ये भी 10। और इसके इतना सॉल्व करने के आपके 3 नंबर मिल जाते हैं। इजी क्वेश्चन आते हैं। राजस्थान बोर्ड की सबसे बड़ी खासियत है कि क्वेश्चन पेपर का पैटर्न बिल्कुल इजी होता है, बिल्कुल हलवा होता है बच्चों के लिए। या फिर ऑप्शनल क्वेश्चन सॉल्व कीजिए। नमक का मांग और पूर्ति वक्त इस प्रकार है,
जहां पर क्यू डी इक्वल टू 1000 माइनस पी और क्यू एस इक्वल टू, ये है मांग और ये है पूर्ति। तो आपसे पूछा गया है बताओ भैया संतुलन कीमत कितनी होगी और संतुलन मात्रा कितनी होगी। संतुलन की अवस्था में हमेशा क्या होगा, संतुलन तब होता है जब वस्तु की मांग बराबर वस्तु की कीमत दोनों बराबर हो। तो यहाँ पर वस्तु की मांग कितनी है 1000 माइनस पी और वस्तु की पूर्ति कितना है 700 प्लस 2p। तो संतुलन कीमत की गणना कर लीजिए यहाँ पर, ठीक है, ये है माइनस पी, ये इधर आके भी माइनस का 2p हो गया इक्वल टू 700, 1000 इधर आके माइनस का हो जाएगा, सॉल्व करेंगे, ये हो गया माइनस का 3p इक्वल टू ये होगा माइनस का 300, माइनस से माइनस कट गया तो p इक्वल टू 300 अपॉन 3, इसका मतलब ये हो गया बस संतुलन पूर्ति कितनी हो गई यहाँ पर p यानी कि संतुलन कीमत, संतुलन कीमत इक्वल टू रुपीज़ कितना है 100। ठीक है, देखिएगा कोई यहाँ पर आपको लगता है कोई डाउट है तो जरूर बताइएगा। संतुलन कीमत की प्राप्ति हो गई। अब हमें चाहिए संतुलन मात्रा। संतुलन मात्रा निकालने के लिए किसी भी एक फार्मूले में रख दीजिए इसको, ठीक है, किसी में भी रख दीजिए। संतुलन मात्रा निकालेंगे दैट इज क्यू एस इक्वल टू 700 प्लस 2p और हमें पता है अभी p निकाला, p इक्वल टू कितना हो गया 100, सो डैट 700 प्लस 2 मल्टीप्लाई बाय 100, ये हो गया 700 प्लस 200, इसका मतलब ये हो गया 900। ये हमारा संतुलन मात्रा, संतुलन मात्रा इक्वल टू 900। ठीक है, ये दोनों का आंसर हमें आ गया और ये हमें 3 नंबर देकर जाएगा। इसके बाद होगा खंड द। खंड द वेरी लॉन्ग है, निबंधात्मक प्रश्न है, मतलब यहाँ पर आपको हर एक क्वेश्चन का जवाब लगभग 150 शब्दों के बीच में देना है। 150 शब्द का मतलब होता है 1 से 1.5 पेज के बीच में आपका आंसर लिखना है। जितना ज़्यादा आप लिख सकते हैं यहाँ पर, और ज़्यादा तभी लिखेंगे जब पॉइंट का यूज़ करेंगे, हेडिंग का यूज़ करेंगे, डायग्राम का यूज़ करेंगे। यहाँ पर भी आपको ऑप्शनल क्वेश्चन मिलेंगे, हर एक क्वेश्चन में 2 क्वेश्चन होंगे, दोनों में से एक को सॉल्व करना है जो आपको अच्छा लगता है। जैसे पहला क्वेश्चन है वस्तु विनिमय प्रणाली की क्या कमियां हैं, मुद्रा किस प्रकार इन कमियों को दूर करती है। वस्तु विनिमय प्रणाली की कमियों को बताइए और साथ ये भी बता दीजिए इन कमियों को कैसे दूर किया जाता है डिटेल से, वस्तु विनिमय की कमियां। और आपको यहाँ पर सबको 2-2 लाइन में क्या करना है, एक्सप्लेन करना है। जैसे मैंने नहीं किया है क्योंकि मुझे कल आपको समझाना था, आपको 2-2 लाइन में एक्सप्लेन करना है इन सभी को। यहाँ पर वस्तु विनिमय की मैंने 3 कमियों को बता दिया और साथ ही साथ उन कमियों को दूर करने के लिए मुद्रा किस प्रकार प्रयोग किया वो भी बता दीजिए। दोनों को एक्सप्लेन कर देंगे, कम से कम 1.5 पेज तक आपका भर जाएगा। या फिर अथवा दे करके दे रखा निम्नांकित को समझाइए। नगद कोष अनुपात, वैधानिक तरलता अनुपात क्या है, रेपो दर और रिवर्स रेपो दर क्या है। 4 पॉइंट है, 4 को 2-2 लाइन में लिखेंगे, इनफ हो जाएगा यहाँ पर। जैसे नगद कोष अनुपात एक ऐसा अनुपात होता है जहाँ पर प्रत्येक व्यापारिक बैंक को अपने कुल जमा का एक निश्चित भाग केंद्रीय बैंक के पास नगद रूप में रखना पड़ता है। ठीक है, वैधानिक तरलता अनुपात SLR, व्यापारिक बैंकों को अपने कुल जमा का वह भाग जो अपने पास तरल रूप में रखना पड़ता है। ठीक है, रेपो दर वह दर होता है जिस दर पर केंद्रीय बैंक व्यापारिक बैंकों को अल्पकालीन ऋण प्रोवाइड करता है। और रिवर्स रेपो दर वह दर होता है जिस दर पर प्रत्येक व्यापारिक बैंक अपनी अधिक जमा को केंद्रीय बैंक के पास जमा करता है, तो बदले में उनको जो है ब्याज की प्राप्ति होती है, उसे रिवर्स रेपो रेट कहते हैं। सबको एक्सप्लेन कर देना है, कंप्लीट हो जाएगा। बजट रेखा तथा अनधिमान वक्र का प्रयोग करते हुए उपभोक्ता के इष्टतम चयन को समझे। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार पूछा गया आपके लिए, मैंने कई बार इस क्वेश्चन को जवाब दे रखा है कि सबसे पहले यहाँ पर बताना है उपभोक्ता का संतुलन क्या होता है। इष्टतम चयन का मतलब यहाँ पर समझिए उपभोक्ता के संतुलन की बात हो रही है। उपभोक्ता का संतुलन मतलब जहाँ पर उपभोक्ता व्यय करने से अधिकतम संतुष्टि की प्राप्ति करता है। और अगर कीमत रेखा की बात करते हैं, उपभोक्ता कीमत रेखा का प्रयोग करके अधिक से अधिक लाभ की प्राप्ति करना चाहता है, संतुष्टि की प्राप्ति करना चाहता है। और उदासीनता वक्र का प्रयोग करेंगे। उदासीनता वक्र के प्रयोग से संतुलन की 2 शर्तें हैं। एक, उदासीनता वक्र कीमत रेखा को स्पष्ट करता हुआ होना चाहिए, ये वाला पॉइंट। दूसरा, स्थायी संतुलन के लिए उदासीनता वक्र मूल बिंदु की ओर नतोदर होना चाहिए, उन्नतोदर की उल्टी दिशा में भागता होना चाहिए, उसकी दिशा में आता हुआ नहीं होना चाहिए। इस पॉइंट को आप बताएंगे, इतना कंप्लीट लेंगे तो आपको कंप्लीटली यहाँ पर कितना मार्क्स मिल जाएगा, 4 मार्क्स।
2 मार्क्स यहाँ मिल जाएंगे, 2 मार्क्स आपको ये 2 संतुलन निबंध। अब इसके डायग्राम जरूर मिलेगा, बिना डायग्राम के मार्क्स नहीं मिलता है। मांग वक्र में शिफ्ट की व्याख्या कीजिए। मांग वक्र में शिफ्ट का मतलब होता है मांग में परिवर्तन। वस्तु की कीमत के अलावा बाकी जो प्रभावित करने के कारक होते हैं उनमें परिवर्तन होने से मांग वक्र का शिफ्ट होता है, जो अपनी जगह छोड़ के दूसरी जगह। और ये शिफ्ट 2 प्रकार से होता है, मांग में वृद्धि और मांग में कमी। वस्तु की मांग उसकी कीमतों के अलावा जो अन्य कारकों से प्रभावित होती है उससे मांग में वृद्धि। जैसे उपभोक्ता की आय में वृद्धि हो गई, ठीक है, तो ये मान लीजिए ये मांग वक्र है, ठीक है, ये कीमत और ये मांग की मात्रा, ये मांग वक्र। अगर उपभोक्ता की आय में वृद्धि हो जाती है या फिर संबंधित वस्तुओं की कीमतों में वृद्धि हो जाती है तो वस्तु की मांग बढ़ जाती है। तो ऐसे में जो नया मांग वक्र है कुछ इस तरह से आ जाएगा। देखिए कीमतें अपनी जगह पर, मांग में वृद्धि हो गई, इसको बोलते हैं मांग में वृद्धि होना, ठीक है, पहला शिफ्ट हो गया। दूसरा, अगर उससे नेगेटिव इम्पैक्ट होता है, जैसे उपभोक्ता की आय में कमी हो गई, संबंधित वस्तु की कीमतों में कमी हो गई, भविष्य में वस्तु की कीमतों में बढ़ने की घटने की आशंका है, तो ऐसे में वर्तमान में वस्तु की मांग में कमी आती है। जब वस्तु की मांग में कमी आएगी तो उस स्थिति में जो मांग वक्र है, पहले ये था, मांग वक्र ऊपर से खिसक के नीचे को रह जाएगा, ये वाला पॉइंट हो जाएगा, तो उसको बोलते हैं मांग में कमी होना, मांग वक्र का बाईं ओर शिफ्ट हो जाना, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, परिवर्ती अनुपात नियम की रेखा चित्र की सहायता से स्पष्ट कीजिए। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है 4 नंबर में, और यहाँ पर भी आपको डिटेल से बताना है। परिवर्तनशील अनुपात का नियम, पर इसको परिवर्ती अनुपात का नियम कहते हैं। इसके अनुसार सबसे इंपॉर्टेंट चीज है कि अल्पकालीन नियम है जो बताता है किसी उत्पादन के कुछ साधनों को स्थिर रखकर और एक कारक की मात्रा में वृद्धि किया जाए तो इससे उत्पादन में भी वृद्धि होती है, लेकिन यह वृद्धि एक समय के बाद समता हो जाती है, फिर गिरने लग जाती है, ठीक है। जब अन्य कारकों को स्थिर रखते हुए परिवर्तनशील कारक को बढ़ाया जाता है तो कुल उत्पादन शुरू में बढ़ती दर से बढ़ेगा, फिर घटती दर से, और अंत में ये घटना शुरू हो जाएगा। इससे 3 स्थितियां उत्पन्न होती है, ठीक है। 3 स्थितियां मतलब पहले उत्पादन में वृद्धि होगी, पहली स्थिति, फिर उत्पादन में कमी होगी, ठीक है ना, मतलब समता दर से, फिर उत्पादन हमारा माइनस में आ जाएगा। 3 स्थितियां होती हैं। इन 3 स्थितियों को अगर समझने जाए तो ये है कुल उत्पादन, सीमांत उत्पादन, ठीक है। 3 स्थितियां होती हैं और 3 स्थितियां कुछ इस तरह से होती हैं, पहली स्थिति, दूसरी स्थिति और तीसरी स्थिति। प्रथम चरण में बढ़ते प्रतिफल का चरण होता है जब उत्पादन में वृद्धि होती है। दूसरे चरण जो है घटते प्रतिफल का होता है, लेकिन सीमांत उत्पादन कम होने लगता है, लेकिन कुल उत्पादन में घटती दर से वृद्धि होती है। और अंतिम स्थिति होती है ऋणात्मक चरण, यहाँ पर है सीमांत उत्पादन माइनस में आ जाता है और कुल उत्पादन में हमारी क्या होने लगती है, कमी होने लग जाती है, ठीक है। तो डायग्राम के साथ एक्सप्लेन करना है। और लास्ट क्वेश्चन है, दीर्घकालीन औसत लागत और दीर्घकालीन सीमांत लागत को रेखा चित्र की सहायता से स्पष्ट कीजिए। दीर्घकाल एक ऐसा समय है जहां पर सभी साधनों में परिवर्तन होता है। ऐसे में दीर्घकाल में कुल लागत को उत्पादन की कुल मात्रा से भाग देने पर प्राप्त होता है। मतलब अगर औसत लागत की ज्ञात करें, ठीक है, लॉन्ग टर्म एवरेज कॉस्ट इक्वल टू द लॉन्ग टर्म टोटल कॉस्ट डिवाइडेड बाई क्यू। और अगर दीर्घकालीन औसत लागत की बात करते हैं, ये कुछ इस तरह से होता है, ठीक है। और वहीं पर दीर्घकालीन सीमांत लागत की बात करते हैं, उत्पादन की एक अतिरिक्त इकाई का उत्पादन करने से कुल लागत में जो परिवर्तन होता है उसे हम सीमांत लागत कहते हैं। और ये हो जाएगा सीमांत लागत, दीर्घकालीन सीमांत लागत बराबर होता है LTC n माइनस LTC n माइनस 1, और ये भी कुछ नीचे से ऊपर की ओर चढ़ता हुआ होता है, यू आकार का होता है, ठीक है। ये आपका कंप्लीट सैंपल पेपर कि किस तरह से आपका पैटर्न बनता है एग्जाम में। अच्छे से पढ़िए, समझिए और लगातार मेरे साथ बने रहिए, क्योंकि मैं आपको हर एक क्वेश्चन पेपर का इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बताऊंगा लगातार जब तक आपकी एग्जाम ना हो। डेली आपको कुछ ना कुछ मिलेगा, बस बने रहना है मेरे साथ। तब तक थैंक यू एंड बाय।